पीडीएफ में जाने से पहले मैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये 3 किस्म के प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन। ओके, एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा मिकदार में मौजूद है, अबाउट 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी 100 ml में 5 ग्राम तक एल्ब्यूमिन मौजूद हो सकता है। उस टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स कितने हैं जी? 7.2 to 7.45 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी 7.5 या 7.2 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 100 मिलीलीटर में इतने ग्राम होंगे। ओके, तो उसमें सबसे ज्यादा 5 ग्राम तक मौजूद हो सकता है एल्ब्यूमिन, या ग्लोब्यूलिन 2.5 ग्राम तक मौजूद हो सकता है, और सबसे कम फाइब्रिनोजेन 0.3 या 0.4 ग्राम पर डेसीलीटर तक मौजूद हो सकता है। सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट इसका है, फिर इसका है, और सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका है। सबसे वसी और वेस्ट फील्ड ग्लोब्यूलिन का है। ग्लोब्यूलिन का काम ट्रांसपोर्ट है, उसके अलावा बाइंडिंग है, इनहिबिशन है, कोएगुलेशन है, और इसका काम ब्लड कोएगुलेशन में है। फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर कोएगुलेशन करेगा, कोएगुलेशन के स्केल में इसका काम है। और ग्लोब्यूलिन का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट में भी है। बहुत से हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट्स होते हैं जो हमारे ब्लड में डायरेक्ट रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन हो गए, थायरोक्सिन, उसके अलावा थायराइड हार्मोन्स हो गए वगैरह, और कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह हो गए, स्टेरॉइड हार्मोन्स। सो उनको ट्रांसपोर्ट करना इसका काम है, और इसमें बहुत से एग्जाम हैं, और बहुत से दूसरे एब्जॉर्बिव सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना इसका काम है। ट्राइसाइक्लिसरॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, लिपिड हो गया, शुगर वगैरह, सो उसको ट्रांसपोर्ट करना इसी का काम है। बाकी इसमें बहुत से टाइप्स है, और एल्ब्यूमिन का एक ही टाइप है, प्री एल्ब्यूमिन, जो कि मैं भी 0.3 to 0.5 पीडीएफ में बताऊंगा मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ग्राम पर डेसीलीटर सॉरी। और एक्चुअली ये सबसे कम मिकदार में प्री एल्ब्यूमिन मौजूद होता है, और एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। एल्ब्यूमिन का क्या काम है जी? ऑस्मोटिक प्रेशर को बरकरार रखना। इसकी वजह से हमारा ब्लड बिल्कुल एक सही तरीके से चल रहा है, और इधर उधर नहीं घूमता, टिश्यू फ्लूइड में नहीं कन्वर्ट होता, ट्रांसफर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बरकरार है। 25% ऑस्मोटिक प्रेशर इन प्लाज्मा प्रोटीन ने बरकरार रखा है, उसमें 15% ऑस्मोटिक प्रेशर एल्ब्यूमिन ने बरकरार रखा है। ठीक है जी। उसके अलावा बफरिंग एक्शन को बरकरार रखना, ओके, यानी कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस वगैरह को एब्जॉर्ब करना अपने आप में, ताकि पीएच बैलेंस रहे। ओके, और उसके अलावा ग्लोब्यूलिन का काम यह है कि ग्लोब्यूलिन में एक्चुअली बहुत से टाइप्स है, और इसमें 4 टाइप्स है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा। इस गामा को तो हटा दे, क्योंकि ये एंटीबॉडीज है। एक्चुअली इम्यूनो ग्लोब्यूलिन्स भी इसी कहा जाता है इसी को, और इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का क्या काम है जी? एंटीबॉडी फंक्शन। ओके, तो इसको तो हटा दे, ये एंटीबॉडी से फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, और बीटा ग्लोब्यूलिन, अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन सॉरी, और गामा ग्लोब्यूलिन जो है ये बहुत वसी है। ठीक है, इसमें बहुत से टाइप्स है, और यही टाइप्स जो कि कहलाता है इसमें भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मौजूद है, इसी में भी ट्रांसपोर्ट मौजूद है, और इसी में भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मौजूद है। अबाउट 8 to 9 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मौजूद है हमारे ब्लड प्लाज्मा में एक्चुअली। और वही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में सबसे पहले तो जो कहलाते हैं 3 किस्म के हैं। 1 आरबीपी जो कि रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन है, जो कि विटामिन ए को ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके अलावा कोर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन सीबीपी, जो कि कोर्टिसोल वगैरह को ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके अलावा थायरोसिन बाइंडिंग प्रोटीन टीबीपी, जो कि थायरोसिन हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करेगा। और उसके अलावा जो कि सिरुलोप्लाज्मिन है, जो कि कॉपर वगैरह को ट्रांसपोर्ट करेगा, और ऑक्सीडेशन ऑफ सीए वगैरह, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरम करेगा, फेरम 2+ को फेरम 3+ में कन्वर्ट करेगा। एंड उसके अलावा ये तमाम हार्मोन्स जो कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में काम आता है, मैं आपको पीडीएफ में तफसील से बताऊंगा। एंड नाउ प्लाज्मा प्रोटीन्स में गामा तो एक्चुअली एंटीबॉडीज है जो मैं बताऊंगा, और बीटा, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 1 ये बताऊंगा मैं पीडीएफ में बिल्कुल तफसील से। सो आपको ये थोड़ा सा समझ तो आ गया होगा कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा प्रोटीन्स है, और ये बहुत काम कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बरकरार रखता है। अगर जब इसकी जरूरत पड़ जाए तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होकर टिश्यूज के काम आता है, सेल्स के काम भी आता है, ताकि दूसरे प्रोटीन्स बन जाए, और हत्तुल इम्कान ये बहुत ज़्यादा काम करता है। एंड दैट्स इट्स फंक्शन। ओके जी, थैंक यू सो मच, एंड नाउ गोइंग टू पीडीएफ।
Today our topic is plasma proteins. Plasma proteins actually जो प्रोटीन्स प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं एज ए ट्रांसपोर्ट काम करते हैं, एज ए न्यूट्रिटिव प्रोटीन काम करते हैं, या उसके अलावा एज ए बाइंडिंग प्रोटीन काम करते हैं, एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोटीन काम करते हैं, या एज अ कोएगुलेटिव प्रोटीन या एज इनहिबिटिव प्रोटीन काम करते हैं. दैट ऑल आर प्लाज्मा प्रोटीन विच आर प्लाज्मा प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड. ओके जी. सो प्लाज्मा प्रोटीन जनरली ये स्पीक कर रहा है, अपने आप से बता रहा है, इन द मोस्ट abundant plasma proteins produced exclusively by the liver perform osmotic transport and nutritive functions estimated in the lab to access liver functions. जी, सबसे पहले तो हम जाएंगे इन तमाम को स्किप करके इस टेबल पर हमारा बहुत काम है. ठीक है जी. सो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि प्लाज्मा प्रोटीन्स एक्चुअली प्लाज्मा प्रोटीन्स 3 किस्म पर है. नंबर 1 इज albumin, globulin and fibrinogen. 1, 2 and 3. Albumin, globulin, fibrinogen. जी, 7.2 to 7.3 ग्राम पर डिसीलीटर टोटल इसका जो वैल्यू है एक 100 मिलीलीटर में ml में, सो है 7.2 to 7.4 माइक्रो मिलीग्राम पर डिसीलीटर. उसमें सबसे ज़्यादा जो कि एल्ब्यूमिन है, उसके बाद थोड़े से कम मिकदार में ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट है, और बिल्कुल थोड़े मिकदार में फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है. सबसे ज़्यादा जो कि सबसे ज़्यादा मिकदार में कौन सा प्रेजेंट है जी? एल्ब्यूमिन. उसके बाद ग्लोब्यूलिन और फिर फाइब्रिनोजन. और सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है जी? फाइब्रिनोजन का, फिर ग्लोब्यूलिन का, और फिर किसका जी? फिर एल्ब्यूमिन का. सो दैट इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर एंड द वन इज़ द असेंडिंग ऑर्डर जी. और इसके अलावा अगर हम एल्ब्यूमिन की बात कर ले तो ऑस्मोटिक प्रेशर को बरकरार रखता है. ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जिसकी वजह से हमारे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोलाइटिक प्रेशर वगैरह बरकरार है. फॉर एग्जांपल अगर ये हाइड्रोस्टैटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर ना था, ओके, तो हमारे जो ब्लड है, हमारा ब्लड कंटेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट होता था. ओके जी, हो चुका होता था. जबकि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मौजूद ना होता, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर मौजूद ना होता, तो क्या होता जी? फिर ऑस्मोटिक बैलेंस बरकरार ना होता, और उसकी वजह से ब्लड जो कि इधर उधर मूव करती हो रही होती थी, और हमारे टिश्यूज़ में एडिमा काज होती थी. ओके जी. एंड दैट्स द मेन रीज़न कि ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा फ्लूइड बैलेंस्ड है, बरकरार है, और बिल्कुल सीधे लाइन में घूमता रहता है ब्लड वेसल्स में, इधर उधर नहीं जाता टिश्यू फ्लूइड्स वगैरह में. ठीक है. और उसके अलावा एल्ब्यूमिन 3.525 ग्राम पर डिसीलीटर है. टोटल 7.2 to 7.4 ग्राम पर डिसीलीटर होता है, जबकि उसमें 3.5 to 5.0 ग्राम पर डिसीलीटर इसमें एल्ब्यूमिन है सबसे ज़्यादा मिकदार में. और एल्ब्यूमिन का काम क्या है जी? ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिटिंग एंड बफरिंग. एसिडिटी को बरकरार रखना, पीएच को बरकरार रखना, और एसिडिटी को काज करने वाले एजेंट्स को एब्जर्व करना, यानी कि हाइड्रोजन आयंस वगैरह को और हाइड्रोक्सिल आयंस वगैरह को, और इसी वजह से बफरिंग एक्शन इसका बरकरार रहता है. ओके जी. और एल्ब्यूमिन का दूसरा किस्म जो है वो है प्री एल्ब्यूमिन, जो कि एज अ ट्रांसपोर्ट काम करता है, और थायरोक्सिन बहुत से एक्सटेंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है. एंड वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है इसका 61,000, और ये है 25 to 30 मिलीग्राम पर डिसीलीटर. सो ये बिल्कुल बेइंतहा कम है प्री एल्ब्यूमिन. ओके जी. और इसके बाद ग्लोब्यूलिन की बात कर ले. सो ग्लोब्यूलिन 3 किस्म के हैं. नंबर 1 इज़ अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन, नंबर 2 इज़ अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन, एंड नंबर 3 इज़ बीटा ग्लोब्यूलिन, एंड नंबर 4 जो है वो गामा ग्लोब्यूलिन है, विच आर आल्सो एंटीबॉडीज. सो ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है. जबकि ये तीनों किस्म के ग्लोब्यूलिन, अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन, अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन एंड बीटा ग्लोब्यूलिन, ये किस किस्म के हैं जी? ये तीनों ग्लोब्यूलिन के अकसाम है. इसके साथ गामा ग्लोब्यूलिन भी इंक्लूडेड है. इस अल्फा ग्लोब्यूलिन में, अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन में सबसे पहले तो अगर हम बात कर ले ट्रांसपोर्टिव प्रोटीन की, जो किसी कंपोनेंट्स, किसी मॉलिक्यूल्स, किसी हार्मोन्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने वाला है, ट्रांसपोर्टिव प्रोटीन्स उसको कहलाता है. ये 8 है. ठीक है जी. नंबर 1 लाइपोप्रोटीन्स, HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स. ये है 0.2 to 0.3 ग्राम पर डिसीलीटर, और इसका क्या काम है जी? ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स.
ठीक है। इसके अलावा ओरोसोम्यूकॉइड जो कि 0.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम है, और इसका क्या काम है जी? प्रोजेस्टेरॉन का ट्रांसपोर्ट। रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन जो कि विटामिन ए का ट्रांसपोर्ट करेगा, जिसको रेटिनॉल भी कहते हैं। थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन या थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, जिसको टीबीपी या टीबीजी कहलाता है, और ये थायरोक्सिन का जो कि हार्मोन है, थायराइड हार्मोन से थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, और इसी को ट्रांसपोर्ट करने का काम की जिम्मेदारी इसी थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन ने ली हुई है। देन ट्रांसकोर्टिन या कोर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन, या कोर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन जिसको भी कहलाता है, वो 3 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ज़्यादा कम है बेइंतहा ये तीनों, आरबीपी, जीबीपी एंड सो आरबीपी, टीबीपी और सीबीपी, ये तीनों किस्म के प्रोटीन बहुत कम मिकदार में मौजूद है, और इस तीनों का काम ट्रांसपोर्ट है। उसके अलावा हमारे पास ये 5 किस्म के प्रोटीन्स मिल गए हैं जो कि थोड़े थोड़े मिकदार में ब्लड में घूमते रहते हैं प्लाज्मा में, और इसका काम क्या है जी? जब हार्मोन रिलीज होता है, जब कोई सिक्रीशन होता है, जब कोई एब्जॉर्प्शन होता है हमारे इंटेस्टाइन से, सो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होता है और उसको फिर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है जी। सो इसका काम तो यही है। 5 मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स पूरे हो गए, जो लाइपोप्रोटीन और ओरोसोम्यूकॉइड, आरबीपी, टीबीपी और सीबीपी, ये 5 किस्म के, इन तमाम का काम क्या है जी? ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन में फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, 2 प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा। सबसे पहले तो सेरुलोप्लाज्मिन जो कि बेइंतहा कम मिकदार में मौजूद है, 0.03 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम, वेट ज़्यादा है मॉलिकुलर, और इसका काम क्या है जी? कॉपर का ट्रांसपोर्ट करना और Fe2+ का Fe3+ में ऑक्सीडेशन करना। ठीक है जी। और उसके अलावा कौन सा वाला ट्रांसपोर्ट करता है जी? उसके अलावा हमारे पास हेप्टोग्लोबिन्स जो कि ट्रांसपोर्ट भी करता है, और उसके अलावा क्या करता है जी? फ्री हीमोग्लोबिन्स जो कि स्प्लीन के बाद जब आरबीसी पड़ जाए, सो हेप्टोग्लोबिन्स का ये काम है कि ये प्री हीमोग्लोबिन जो कि प्लाज्मा में घूमता रहता है ब्लड सेल्स के फटने के बाद, आरबीसीज के फटने के बाद स्प्लीन में, और उसका जो यूरिन में एक्सक्रीशन होता है, सो उस एक्सक्रीशन की स्टॉपेज, उसकी प्रिवेंशन, उसकी इनहिबिशन किसका काम है जी? हेप्टोग्लोबिन्स का काम ये है कि ये इसकी एक्सक्रीशन को प्रिवेंट करता है ताकि ये ज़्यादा एक्सक्रीट ना हो जाए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में। ओके जी। और इसके अलावा हमारे पास एक सबसे अच्छा जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, वो है ट्रांसफेरिन जो कि आयरन का ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद हीमोपेक्सिन जो कि हीम्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और उसके अलावा कौन सा जी? बीटा लाइपोप्रोटीन्स, LDL। ओके, LDL लो डेंसिटी लाइपोलिपिड्स, ये करता है ट्राइग्लाइसरोल्स और कोलेस्ट्रॉल्स का ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। सो बीटा लाइपोप्रोटीन्स और अल्फा 1 लाइपोप्रोटीन्स में एक फ़र्क है कि बीटा लाइपोप्रोटीन्स ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल्स और कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट करेगा, जबकि अल्फा 1 लाइपोप्रोटीन्स HDL कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड का ट्रांसपोर्ट करेगा। सो इसमें कोलेस्ट्रॉल और उसके अलावा ट्राइग्लाइसरोल्स और फॉस्फोलिपिड में फ़र्क है। ठीक है जी। सो दैट्स अबाउट द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स विच आर एक्चुअली वेरी वेरी इंक्रीज एंड हाई नंबर, क्योंकि बहुत से कंपोनेंट्स, बहुत से मॉलिक्यूल को चाहिए एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ओके, या ट्रांसपोर्टर जो कि ये किसी टारगेट सेल को पहुंचाएगा इस हार्मोन को या मॉलिक्यूल को जो एब्सर्व हुआ है ब्लड प्लाज्मा के द्वारा इंटेस्टाइन से, या ये तमाम। तो इसको ले जाने की सहूलत किसने फराहम की हुई है जी? प्रोटीन्स ने। कौन से? रिव्यू करते हैं जी। ओरोसोम्यूकॉइड, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन, ट्रांसकोर्टिन और कोर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन्स, और उसके अलावा हेप्टोग्लोबिन्स और सेरुलोप्लाज्मिन और बीटा लाइपोप्रोटीन्स, ट्रांसफेरिन्स एंड हीमोपेक्सिन, ये तमाम प्रोटीन्स है कि जो ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़रूरी काम अदा करता है। देन दैट ऑल आर ग्लोब्यूलिन्स।
विच में बी अल्फा, विच में बी बीटा, ओके जी। और गामा ग्लोब्यूलिन्स जो कि एक्चुअली इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहलाता है और दैट वर्क इज एंटीबॉडी फंक्शंस, ओके जी। और ये बहुत कम मिकदार में मौजूद होता है, अबाउट 0.8 to 1.8 मिलीग्राम पर डिसीलीटर। सो इसके बाद फाइब्रोनोजिन है और फाइब्रोनोजिन का सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट है, और इसके अलावा मैक्रो ग्लोबिन्स के अलावा, ओके जी। और पार्टिसिपेट्स करता है, शराकत करता है ब्लड कोएगुलेशन में। फाइब्रोनोजिन फाइब्रिन को एक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट होता है और देन दैट इज बिकम डन ना। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, बस ग्लोब्यूलिन्स है जो मैंने आपको सब बताया। हेप्टोग्लोबिन्स है, इसका काम क्या है जी? इसका काम HB यानी कि हेप्टोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाना, ताकि उसकी एक्सक्रीशन ना हो और ब्लड ही में रहे। सेरुलोप्लाज्मिन है, ट्रांसफेरिन है, एक्यूट फेज प्रोटीन्स वगैरह इम्यूनोग्लोबिन्स, जिसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है जो कि सल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे के साथ लगे हुए है, 2 हायर चेन एंड 2 लोअर चेन, या 2 हेवी चेन्स एंड 2 लाइटर चेन्स, और 450 अमाइनो एसिड्स एक लॉन्ग चेन में, 450 अमाइनो एसिड दूसरे लॉन्ग चेन में, इसी तरह 220 अमाइनो एसिड अप्रॉक्सीमेटली एक शॉर्ट चेन में, और 20 अमाइनो एसिड दूसरे शॉर्ट चेन में। तो ये तकरीबन बनाता है 1300 से 1400 तक अमाइनो एसिड्स इसमें मौजूद होते हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडी मोलिक्यूल है, इम्यूनोग्लोबिन मोलिक्यूल है, जो कि एक्चुअली प्रोटीन है, ओके जी। एंटीबॉडीज एक्चुअली प्रोटीन है, एंड अबाउट 1 बिलियन to 2 बिलियन एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और बेइंतहा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। एक प्लाज्मा सेल एक सेकंड में 2000 एंटीबॉडीज सिक्रीट कर सकता है, एंड दैट्स वेरी अमेजिंग, ओके जी। सो इसके बारे में तो मैंने पढ़ा, और दैट्स रियली वेरी अमेजिंग कि ये दोनों सल्फाइड बॉन्ड से डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच है, जो कि ये बॉन्ड है, ये दोनों लॉन्गर चेन्स और ये शॉर्ट चेन्स वगैरह। और इसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन्स है, वेरिएबल रीजन्स तब्दील होता जा रहा है, जबकि कांस्टेंट रीजन तब्दील नहीं होता जा रहा। और गैम्ड GAMED जो मैंने आपको बताया भी कि गैम्ड इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीबॉडीज़, ये 5 किस्म के एंटीबॉडीज़ है, जिसमें G और M सबसे ज़रूरी है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में काम करता है, जबकि E जो कि एलर्जिक और ह्यूमरल सेंसिटिविटी और हिस्टामिन रिलीज में काम करता है। तो उसके अलावा A और D जो कि कम मिकदार में मौजूद होते हैं, और ये बॉडी सरफेसेस और को भी प्रोटेक्ट करता है, और इसके अलावा B सेल को भी रिसेप्ट करता है, ओके। दैट्स अबाउट द एंटीबॉडीज। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू अनदर पार्ट, ब्लड क्लॉटिंग। लेकिन इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में हम कंफर्म करेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग और हेमेटोपोइसिस ये दोनों एक ही चीज़ है। सो हेमेटोपोइसिस फिजियोलॉजी के जो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको कवर करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग को उसी ही में कवर करेंगे। दैट्स नाउ फॉर नाउ दैट्स इट। इंशाल्लाह वी विल टॉकिंग लेटर फॉर टुमारो। अस्सलाम वालेकुम।